नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स। सो अगर आपको इंटरेस्ट है बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ने में और उन्हें समझने में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। यूके इन रिसेशन, जापान लूजेस थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी टाइटल। वेरी इंटरेस्टिंग। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, डेकेड्स, जापान ने लूज किया है अपना थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का टाइटल। जापान इकोनॉमी ने एक अनएक्सपेक्टेड कंट्रैक्शन देखा। कंट्रैक्शन मतलब एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, एक्सपैंड करना मतलब ग्रोथ रेट का, जीडीपी का बढ़ना, ठीक है ना। यहाँ पे जीडीपी बढ़ रहा है और वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हो गया इसका उल्टा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन देखा फॉर अ सेकेंड क्वार्टर एट द एंड ऑफ 2023, सेकेंड क्वार्टर में, और slipping into recession and clouding the Bank of Japan's path toward ending the negative rate policy. Very interesting, बहुत सारी चीज एक ही पैराग्राफ में। अब आप समझिए, यहाँ पे ये आ गया है रिसेशन में। रिसेशन मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक फैक्टर होता है रिसेशन में, नेगेटिव ग्रोथ रेट। जो आपका जीडीपी ग्रोथ रेट है ना, ग्रोथ रेट, ठीक है, ये हो जाता है नेगेटिव, बंद कर देता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जीडीपी ग्रो करना, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्वार्टर के लिए हो गया। तो यूजुअली कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि ऐसा 3 क्वार्टर्स के लिए होना चाहिए, कुछ कहते हैं 2 के लिए। अब जापान का ऐसा हुआ है सेकेंड क्वार्टर के एंड में। सो यहाँ पे अब मान रहे हैं ऑफिशियली वो कि जापानीज इकोनॉमी अब है रिसेशन में। व्हाट एल्स? और क्या है यहाँ पे? इसके अलावा अगर आप देखें तो आप देखिए, बैंक ऑफ जापान की एक पॉलिसी रही है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट की। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बैंक में अगर आप वहां पैसा रखते हैं सेविंग्स अकाउंट में, तो आपको इंटरेस्ट मिलता नहीं है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को। तो बैंक में रखे रखे आपका पैसा कम होता रहेगा जापान में। अभी तक उल्टा रहा है, क्योंकि इंडिया में अगर आप सेविंग्स अकाउंट में भी रखते हैं तो आपको 2-2.5% इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, राइट। हर जगह आपको मिल जाता है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। अब नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब आप ये मत समझिएगा कि वहां लोन भी अगर आप लेंगे तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगी, नहीं। तो फिर तो बैंक एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट और ये इसलिए किया गया ताकि लोग पैसा जमा करके ना रखें, पैसे को खर्च करें, ताकि कंजम्पशन बढ़े, स्पेंडिंग बढ़े, ठीक है। क्योंकि स्पेंडिंग बढ़ेगी तभी आप देखिए कि इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो स्पेंडिंग बढ़ाने का जापानीज बैंक ऑफ जापान ने ये तरीका निकाला कि हम इंटरेस्ट रेट्स को नेगेटिव कर देते हैं। हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप पैसे को खर्च करिए, ना कि उसे अपने सेविंग्स अकाउंट में जमा करके रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने ये पॉलिसी बनाई। और अब यहाँ पे देखिए कि जो जीडीपी है यहाँ का, ये श्रंक हुआ है 0.4% एनुअलाइज बेस से इन द फाइनल 3 months ऑफ द लास्ट ईयर, फॉलोइंग अ रिवाइज 3.3% कंट्रैक्शन इन द प्रीवियस क्वार्टर। सो ये डेटा है, 3.3% कंट्रैक्शन हुआ था पिछले क्वार्टर, एंड इस क्वार्टर भी कंट्रैक्शन देखने को मिला है। डेटा ने ये भी कंफर्म किया कि जापानीज इकोनॉमी स्लिप कर चुकी है टू 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन डॉलर टर्म्स लास्ट ईयर। जर्मनी अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो जर्मनी को जर्मनी ने ओवरटेक कर दिया जापान को। इसलिए नहीं क्योंकि जर्मनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, इसलिए क्योंकि जापान अब रिसेशन में आ चुका है। वीकर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट विल कॉम्प्लिकेट द बैंक ऑफ जापान केस टू कंडक्ट द फर्स्ट रेट हाइक इन जापान सिंस 2007। 2007 से लेके अभी तक जापान में रेट हाइक नहीं हुआ है, मतलब ब्याज दरें बढ़ी नहीं है, और अब ऐसा होगा। अगर आप देखें तो बीओजे की जो पॉलिसी रही है, पॉलिसी बोर्ड है, उन्होंने रैंप अप किया डिस्कशन सराउंडिंग एन एग्जिट फ्रॉम सब जीरो रेट पॉलिसी एंड सॉट टू अश्योर मार्केट्स दैट रेट हाइक वुडंट सिग्नल अ शार्प शिफ्ट इन पॉलिसी। उनका ये कहना है कि अभी ऐसा हुआ कि बैंक ऑफ जापान की जो बोर्ड है, उन्होंने डिस्कशंस की है और इसके बारे में कहा है कि हम किस तरीके से नेगेटिव इंटरेस्ट रेट से जीरो या उससे ऊपर के इंटरेस्ट रेट पे शिफ्ट कर सकते हैं, और कोई ऐसी बहुत शार्प शिफ्ट भी नहीं देखने को मिलेगी आपको। और मार्केट्स को अश्योर किया है कि बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं करेंगे वो, ऐसा जो सरप्राइज हो जाए मार्केट, ठीक है। तो उनका लास्ट टाइम उनके गवर्नर का कहना था कि उनके जो फाइनेंशियल कंडीशंस है जापान में वो अकोमोडेटिव है फॉर द टाइम बिंग, इवन आफ्टर द एंड ऑफ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, एकोइंग हिज डेप्यूटीज। एंड यहाँ पे आप देखिए कि निके, अब जैसे इंडिया में सेंसेक्स है, राइट, सेंसेक्स निफ्टी, तो वैसे ही जापानीज इंडेक्स कौन सा है? निक्के बोलते हैं वैसे। अब निक्के जो है यहाँ पे आप देखिए कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है इसने इस साल,
ठीक है, 34 साल में अभी हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है वो, ठीक है, क्योंकि चिप रिलेटेड शेयर्स है वो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। वॉल स्ट्रीट में अगर आप देखें तो एनवीडिया वगैरह को आपने देख लिया, और वैसे ही जापानीज इकोनॉमी में भी जो वहाँ पे शेयर्स हैं, चिप मेकिंग शेयर्स कंपनीज हैं, उनके शेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके स्टॉक्स। एंड बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स नाउ जस्ट सिट्स 800 पॉइंट्स और अबव 2% बिलो इट्स ऑल टाइम हाई इन 1989 में जापानीज इकोनॉमी का ऑल टाइम हाई था, और अब ये बस 2% नीचे है इससे। और तब जापान में कहा गया था कि ये बबल इकोनॉमी बन चुकी है। यूके इकोनॉमी श्रिंक्स। अब आते हैं यूके पे। यूके भी अब एक माइल्ड रिसेशन में है यहाँ पे, सेकेंड हाफ ऑफ 2023 अगर आप देखें, शोइंग प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हैज फेल्ड टू प्लेज टू ग्रो द इकोनॉमी। अब ऋषि सुनक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें वो आप कह सकते हैं कि वो फेल हो चुके हैं, कि उन्होंने प्लेज लिया था कि वो इकोनॉमी ग्रो करेंगे, एंड बहुत इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी यूके में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। पॉलिटिकल क्राइसिस भी थी, हर कुछ दिनों में एक नया इंसान प्राइम मिनिस्टर भी बन रहा था। एंड उसके अलावा अगर आप देखें तो इकोनॉमिकली भी यूके कुछ खास कर नहीं रहा था, और अब आ चुका है ये रिसेशन में। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फेल 0.3% इन द फोर्थ क्वार्टर, मोर देन 0.1% ड्रॉप, इकोनॉमिस्ट फियर। तो यहाँ पे भी रिविजन देखने को मिले, एंड यूके इकोनॉमी अब आ गई है नेगेटिव ग्रोथ रेट में। इकोनॉमी अभी भी 0.1% तो ग्रो की है अक्रॉस द ईयर एज अ होल, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि इट वाज स्लोएस्ट एनुअल एक्सपेंशन इन द यूके सिंस 2009 से सबसे स्लोएस्ट एक्सपेंशन, और 0.1%, मतलब आप लिटरली बॉर्डर पे है नेगेटिव ग्रोथ रेट के या जीरो ग्रोथ रेट के। तो यहाँ पे आप देखिए यूके में जो बॉन्ड्स हैं, दे क्लाइम्ड सेकेंड डे विद 10-year yields coming off a 2-month high close to 4.2%। बॉन्ड्स क्या हो गए? बेसिकली बॉन्ड्स होते हैं इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। बॉन्ड्स आप बाय करेंगे तो आपको इस पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं चीजों को, तो जो भी हमारे पुराने रीडर्स हैं दे नो, आई थिंक दे मस्ट अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट दिस, कि बॉन्ड्स वगैरह किस तरीके से इनके प्राइसेस, इनके इंटरेस्ट अफेक्ट होते हैं एक इकोनॉमी में। मनी मार्केट्स ने बूस्ट किया बेट्स ऑन स्कोप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग दिस ईयर। अब क्या मनी मार्केट्स क्या बोल रहे हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग होगी। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट का नीचे आना, ठीक है। रेट हाइक क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग बोलते हैं इसको, टाइट करना, और ये बढ़ता है तो, और अगर ये घटता है तो ये होता है ईजिंग। तो ये ईजिंग वर्ड है, राइट। तो यहाँ पे फुल्ली प्राइसिंग कर रहे हैं ये 3/4 पॉइंट कट्स एंड 10% चांस ऑफ अ फोर्थ। तो 0.25 बेसिस आप देखिए 3 बार कट होगा इनके हिसाब से, ठीक है, इंटरेस्ट रेट। एंड यहाँ पे आप देखिए पाउंड भी स्लिप हुआ है 0.2% अगेंस्ट डॉलर एट 1.2542 डॉलर्स। आप ये देखिए यहाँ पे काफी सारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वहां पे उन्होंने प्लेजेस लिए थे, जैसे कि डेट को कम करेंगे, उधार को कम करेंगे, इन्फ्लेशन को आधा कर देंगे, हेल्थ सर्विसेज वेटिंग लिस्ट है बहुत लंबी उसको कम करेंगे, और बोट माइग्रेशन अक्रॉस द इंग्लिश चैनल से कम करेंगे। बोट माइग्रेशन का मतलब क्या? बोट माइग्रेशन मतलब जो लोग बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, लेट्स से मैं कह रहा हूँ जितने भी बहुत सारे वॉर टॉर्न कंट्रीज हैं, राइट, मिडल ईस्ट में आप देखेंगे, अफ्रीका में देखेंगे, कई जगहों पे वॉर चल रही है, तो काफ़ी रेफ्यूजीज हैं जो बोट के थ्रू यूरोप जाते हैं। आपने काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम इन्हें भी कम करेंगे, जो बोट माइग्रेशन, जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है उससे। सो फार ही कैन ओनली क्लेम विक्ट्री ऑन हिज प्लेज टू स्लो डाउन प्राइस ग्रोथ, इन्फ्लेशन, ठीक है, कंट्रोल में हुआ है, तो वो यहीं पे उनकी विक्ट्री है। एंड उनका ये आर्टिकल का ये भी कहना है कि इसमें बैंक का ज्यादा रोल है, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक है रादर देन गवर्नमेंट का। आते हैं अगले आर्टिकल पे। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू टू राइड इन फर्स्ट गियर। Central has awarded only 3,481 kilometers of projects in FY24, which is nearly 60% lower than last year and 35% of its target. तो इस साल हम पहले ही गियर में हैं नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के मामले में। आगे देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें। 2 मंथ्स बचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने जनवरी में अवार्ड किया है सिर्फ 370 किलोमीटर ऑफ हाईवेज, ठीक है। और रिवाइज टारगेट क्या था? 10,000 किलोमीटर का, 10,000 किलोमीटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन 2023-24 ऑफिशियल डेटा का ये कहना है। सेंटर ने अवार्ड किए कितने? 3,481, 3,481 किलोमीटर, और टारगेट कितने का था? 10,000 का, तो 60% लोअर रहा, ठीक है।
मिनिस्ट्री का टारगेट था 60,000 किलोमीटर इन FY24, लेकिन डिलेज आए रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट्स में ऑफ भारतमाला परियोजना, जिसकी वजह से पेस कम हो गया। मिनिस्ट्री ने रेज किया मैटर बिफोर यूनियन कैबिनेट इन नवंबर, कहा कि लैक ऑफ अवार्ड्स इस फाइनेंशियल ईयर है, इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन जो फ्यूचर में होना है उस पर भी दिक्कत आएगी। ठीक है, मिनिस्ट्री ने ये वार्न किया। और पोस्ट इंटरिम बजट इंटरेक्शन, यूनियन हाईवे सेक्रेटरी अनुराग जैन ने कहा पेपर को कि मिनिस्ट्री वेट कर रहा है कि वो अवार्ड करे 10,000 किलोमीटर ऑफ रोड्स, एंड दे वांट टू डू दैट with Lok Sabha elections coming close. Center is required to award nearly 6,500 kilometers of highway contracts in next 2 months, and order experts thinks is too tall. तो अगर अगले 2 महीने में 6,500 किलोमीटर करने हुए तो ये बहुत ही बड़ा टारगेट हो जाएगा। सो लेट्स सी, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो हमें देखना होगा कि कैसे ये हो पाता है कि अगले 2 महीने में इतने सारे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट अवार्ड कर दे किसी भी कंपनी को, बिकॉज देयर इज अ प्रोसेस। आप सबको पता होगा, कई लोग इस फील्ड से भी होंगे कि इसी ऐसे नहीं कि आप एक साथ किसी को भी ये प्रोजेक्ट्स अवार्ड कर दो। तो इट इज अनलाइकली वन विल सी अ मेजर शिफ्ट इन मोमेंटम फॉर अवार्डिंग हाईवे प्रोजेक्ट्स इन रिमेनिंग 2 मंथ्स। सो कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है और इस बार हमारा टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। सो लेट्स सी। एंड थोड़ा सा आगे ये पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन मोमेंटम इज लाइकली टू कंटिन्यू, द मिनिस्ट्री में एंड द ईयर हायर विद 11,000 to 11,500 किलोमीटर ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू बुल्ला। तो यहाँ पे आप देखिए कंस्ट्रक्शन मोमेंटम अभी खत्म नहीं होगा। आप देखिए क्योंकि पुराने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, देखिए आगे का जो मोमेंटम है ना वो खराब होता है, क्योंकि अवार्ड होंगे तो क्या ये तुरंत के तुरंत कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा इनका? नहीं, राइट, ये नहीं होगा। सो यहाँ पे जो आगे है, यहाँ पे आगे हमारा जो पेस है ये कम हो जाएगा। अभी तो फिलहाल जो पेस है, क्योंकि हमने जो पहले काम किया है उसके फ्रूट्स अभी हम रीप कर रहे हैं, तो अभी ये जो अवार्ड होते हैं इसके फ्रूट्स हम आगे रीप करते हैं। Meanwhile, ministry continued to be one of better performers in capital expenditure absorption throughout the last month. तो यहाँ पे अच्छा खासा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अब्जॉर्ब कर लिया है मिनिस्ट्री ने। और रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वी ऑल नो कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुआ है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। ग्रीन कैपिटल फ्लोज इनटू इमर्जिंग मार्केट्स मस्ट बी बोल्स्टर्ड, विजिलेंट इन नेविगेटिंग फाइनल स्ट्रेच ऑफ डिसइन्फ्लेशन। ये कहना है हमारे आरबीआई के गवर्नर का। ठीक है, सो ग्रीन कैपिटल, सबसे पहले ये क्या होता है ये भी जानेंगे हम। ठीक है, और इमर्जिंग मार्केट्स किसको बोलते हैं हम? डेवलपिंग इकोनॉमीज को बोलते हैं। जैसे ब्राजील एक इमर्जिंग मार्केट है, चाइना को भी इमर्जिंग मार्केट कहा जाता है, और इंडिया ये भी इमर्जिंग मार्केट में आता है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे हो गए वो क्या हो गए? डेवलप्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने कहा कि इन्होंने हाईलाइट किया अनइवननेस इन द फ्लो ऑफ ग्रीन कैपिटल अक्रॉस द वर्ल्ड। इन्होंने कहा कि अनइवननेस है, मतलब ये इक्विटेबली नहीं जा रहा। ठीक है, कहीं पे तो बहुत ही ज्यादा जा रहा है, कहीं पे बिल्कुल जा ही नहीं रहा, इस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, तो ये इन्होंने ये हाईलाइट किया है अभी कुछ दिन पहले। फाइनेंसिंग फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स इज स्क्यूड, इनका ये कहना है। स्क्यूड मतलब जैसे अगर आप ये ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ये देखिए ये स्क्यूड है, मतलब मान लीजिए ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर आप मान लेते हैं इस ग्राफ को, ठीक है, तो यूजुअली चार्ट आप कैसे बनाते हैं? ठीक है, आप इस तरीके से बनाते हैं, ये जाता है ना, ये लाइन होती है, ठीक है, ये लाइन हो सकती है, ये लाइन हो सकती है, लेकिन ये इस तरीके से हो ना लाइन आपकी, ये तो ये स्क्यूड है। इसका मतलब आप देखिए ये कह रहा है कि यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेट डेटा है। तो लेट्स से यूएस, यूके या डेवलप कंट्रीज को यहाँ पे रख दें आप, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मनी फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये हो गया फिर बाकी कंट्रीज सारी मिला के, जैसे इंडिया, ब्राजील और लेट्स से बांग्लादेश। या तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही कंट्रीज हैं स्पेसिफिक, बट इनका कहना यही होगा कि इसी तरीके से यहाँ पे हो रहा होगा डिस्ट्रीब्यूशन पूरे ग्रीन कैपिटल का। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं इसमें। कोलैबोरेशन इज नीडेड टू टैकल क्लाइमेट चेंज बिकॉज कंट्रीज ऑन देयर ओन कैन नॉट मेक इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज। क्लाइमेट चेंज ऐसी चीज है जहां पे कंट्रीज को मिलकर लड़ना होगा। ठीक है, कोई भी एक कंट्री कुछ अकेले नहीं कर सकती। ठीक है, और कोई इफेक्टिव स्ट्रेटेजी अकेले नहीं बना सकती है। इट्स अ वेरी कॉमन कॉमन पॉइंट। एंड इनको ये भी कहना है कि वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ पोटेंशियल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्लिकेशंस ऑफ ग्रीन ट्रांजिशन। ग्रीन ट्रांजिशन करना है लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ करना है। ऐसा नहीं कि इकोनॉमी की हालत ही खराब हो गई, आपने पूरे कंट्री के फंड्स यहाँ पे खर्च कर दिए, आपकी कंट्री बैंकरप्ट हो गई, या इतना उधार ले लिया ग्रीन ट्रांजिशन के लिए
कि अब इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, इंटरेस्ट, और आपकी हालत वहां भी खराब हो गई, जैसा कि कई कंट्रीज के साथ होती है जो फिस्कली रिस्पॉन्सिबल नहीं होती बहुत ज्यादा। तो इन्होंने कहा कि वी नीड टू चॉक आउट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए, कि जो मल्टीपल चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट करने में, इनसे डील किया जाए। मल्टीलैटरलिज्म मस्ट बी री एनर्जाइज। मल्टीलैटरलिज्म क्या होता है, देखिए जब भी हम बोलते हैं बायलेटरल मीटिंग, तो इसका मतलब क्या होता है, बायलेटरल में दो पार्टीज होती है, दो कंट्रीज की होती है, ट्राइलेटरल में, ठीक है, तीन कंट्रीज अब मीट कर रही है एक दूसरे से, लेट्स से, और मल्टीलैटरलिज्म, मल्टीलेटरल मतलब मल्टीपल कंट्रीज एक साथ, ठीक है, जैसे कि आप बात करते हैं ब्रिक्स की मीटिंग की, राइट, G8 की, तो ये मल्टीलैटरल मीटिंग्स है, यहाँ पे मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स है। So agreements on critical mineral corridor and food corridor for safeguarding food securities are necessary. Such arrangements have to be fair and equitable. अभी critical minerals की बात कर रहे थे हम, राइट, कुछ दिन पहले ही आर्टिकल आया था कि इंडिया में भी माइनिंग शुरू हम कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सप्लोर कर रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स को, मतलब वो मिनरल्स इस वक्त जो हमारे, ये बेसिकली मेटल्स है सबसे पहली बात तो अगर आप देखें। और अब जैसे हम कह रहे थे पुराने, अब टाइम में अभी भी आजकल, जैसे ऑयल जिसके पास था वो राजा था, राइट, ऑयल एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, वॉर के टाइम पे ऑयल सप्लाईज बंद की कर दी जाती है किसी कंट्री की, राइट, वैसे ही अब आगे जाके बैटरी कंपोनेंट्स और ईवी में बनाने वाले कंपोनेंट्स जो होंगे, ये होंगे क्रिटिकल मिनरल्स, ये होंगे स्ट्रेटेजिक एसेट्स, तो इनकी बात हो रही है। तो इन्होंने कहा कि अब ये बहुत ही विजिलेंट है, सतर्क है इन नेविगेटिंग द फाइनल स्ट्रेच ऑफ डिसइंफ्लेशन, ठीक है, डिसइंफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन अभी ऑफ कोर्स हम कम करते हैं ना, मेरे इन्फ्लेशन का ग्राफ इस तरीके से चल रहा है, लोअर आ रहा है नीचे, राइट, तो ये प्रोसेस है इन्फ्लेशन को हाई से लो पे लाने का, इसे हम कहते हैं डिसइंफ्लेशन, ठीक है। और ये बहुत ही चैलेंजिंग सेगमेंट में, अभी ये जो आखिरी सेगमेंट है ना, ये वाला, जहां पे आप अपने टारगेट्स को, किसको अपने टारगेट में ला रहे हो, ये सबसे चैलेंजिंग है, उनका ये कहना है। तो इन्फ्लेशन मॉडरेट कर चुका है अपने हाई से इन समर ऑफ 2022। फूड प्राइस शॉक्स भी आए हैं, बीच में आपने देखा था टमेटोज और अनियंस वगैरह के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चले गए थे कुछ पॉइंट के लिए, बट वो भी कंट्रोल में आ गए थे, ठीक है, तो काफी टेम्परेरी था। तो यहाँ पे आगे कुछ डेटा है जो विद आई डोंट थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप खुद से पढ़ सकते हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पे, Q3 सीज स्टार्टअप्स टर्न अ प्रॉफिटेबल कॉर्नर। स्टार्टअप्स के लिए Q3 बहुत अच्छा रहा है, अब देखते हैं ऐसा क्या हुआ, राइट। Q3 of 2023-24 has proven to be pivotal, witnessing some startups turning profitable and others enhancing their performance as their businesses finally begin to deliver. यहाँ पे कुछ स्टार्टअप्स ने प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट की अपनी, एंड कुछ ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया पहले से। स्टार्टअप्स जैसे कि डिलीवरी, जोमैटो, पॉलिसी बाजार, मामाअर्थ और नाइका, ये या तो प्रॉफिटेबल बन गए हैं या इन्होंने प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ही बढ़िया इंप्रूव कर लिया है इन्होंने। और रिन्यूड फोकस रही है प्रॉफिटेबिलिटी पे, सपोर्टेड बाय ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन्होंने बढ़ाई, राइट, सबसे पहले जैसे कि रिडंडेंसीज होती है ऑपरेशंस में, कॉस्ट को लेके हर चीज को, तो इसको स्ट्रीमलाइन किया इन्होंने, और इसके बाद आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस किया। एंड यहाँ पे आप देखिए रोबस्ट डिमांड भी रहा है इस साल, इंडिया में कंजप्शन अच्छा हुआ है, लोगों ने पैसा खर्च किया है और तभी हमारी कंपनीज के पास वो पैसा आया है। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज नोटवर्थी इज दैट एनालिस्ट्स आर नाउ व्यूइंग दीज न्यू एज बिजनेसेस विद ऑप्टिमिज्म। अब देखिए कुछ कितने लोग कहते थे कि भाई ये स्टार्टअप्स हैं बेकार, यहाँ पैसा नहीं बनने वाला, इन्वेस्टर का यहाँ पैसा फंसेगा, और ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, पेटीएम में काफी लोगों का पैसा फंस गया, राइट। तो अब ये ऑप्टिमिज्म आप देखिए एनालिस्ट में देखने को मिल रही है, जितने भी एनालिस्ट हैं, क्योंकि इन्होंने करके दिखाया टफ टाइम पे, इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है अपने P&L पे, एंड लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी इनसे डिसअपॉइंटमेंट की, वो इन्होंने एक्चुअली अब कन्वर्ट कर दी है ऑप्टिमिज्म में। सो अब देखिए अमंग दोज अचीविंग प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम आर लॉजिस्टिक्स, यूनिकॉर्न, डिलीवरी एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप पॉलिसी बाजार। डिलीवरी ने रिपोर्ट किया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 11.7 करोड़ इन Q3, इंप्रूवमेंट हुआ है 196 करोड़ लॉस से, एंड इट हैड रिकॉर्डेड अ लॉस ऑफ 103 करोड़ इन प्रीवियस क्वार्टर। कंपनी रजिस्टर्ड अ 20% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। और यहाँ पे आप देखिए वैसे ही कुछ और पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार की पेरेंट फर्म है, इन्होंने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दिखाया 38 करोड़ का, ठीक है, और ये शिफ्ट हुआ है 87 करोड़ के लॉस से, क्योंकि इंश्योरेंस डिमांड इंडिया में ग्रो कर रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। आप देखिए इसके बाद आते हैं ब्रोकरेज फर्म JM फाइनेंशियल, इन्होंने काफी अच्छा ईबिटा दिखाया अपना, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, और
attributable to new initiatives breaking even at contribution margin level। तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक चेंजेस भी थे एंड और जोमेटो की तो हम क्या ही बात करें, जोमेटो ने 138 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है, अब फ्रॉम 36 करोड़ से 3 गुना प्रॉफिट हो गया है इनका, ठीक है। और कहा लास्ट ईयर 347 करोड़ का लॉस था, आपको देखने को मिला था, एंड काफी एनालिस्ट काफी ज्यादा नाराज भी थे, ठीक है, कि इतना लॉस इन्होंने कर दिया है, भाई क्या चल रहा है। बट यहाँ पे आप देखिए इन्होंने भी एक्सपेक्टेशंस को बीट किया एंड काफी अच्छा यहाँ पे रिजल्ट पोस्ट किया है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। बल्क ऑफ 2024 गेन्स वेल्थ गेन्स बाय सुपर रिच कम्स फ्रॉम एआई। एनवीडिया के को-फाउंडर जेनसेन हुआंग का जो वेल्थ है इस वक्त वो ब्लिस्टरिंग रैली में है। अगर आप एआई रिलेटेड स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को देखिए, यूएस में पूरा मार्केट ऊपर, लोग कह रहे हैं इंडेक्स ऊपर है, लेकिन मैं आपको बताऊं सिर्फ एआई स्टॉक्स जापान में हर जगह, ठीक है, यूएस में हर जगह एआई स्टॉक्स में जो रैली है, जो यूफोरिया है, आप बिलीव नहीं करेंगे किस तरीके से एआई स्टॉक्स में इतनी बढ़िया मूवमेंट आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए द रैली हैज मिंटेड अनदर बिलियनेयर इन हुआंग्स ओन फैमिली, हिज कजिन लीसा सू, जो सीईओ है एनवीडिया के कंपेटिटर की एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, वो भी अब हो गए 1.2 बिलियन डॉलर्स आफ्टर उनका स्टॉक प्राइस जो है ये हो गया डबल लास्ट ईयर। और नए बिलियनर्स अब बन रहे हैं सबसे ज्यादा कहां पे, चिप मेकिंग में। 2 चिप मेकर बिलियनर इन वन फैमिली, ये इलस्ट्रेट करता है स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रेज, जिस तरीके से एआई का क्रेज है और एआई में यूज होने हैं हाई परफॉर्मेंस चिप्स। सो यहाँ पे आप देखिए जो अमंग 500 वेल्दियस्ट इंडिविजुअल है, 30 आते हैं कहां से, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स, एआई से रिलेटेड इनका नाम है, और इनका नेटवर्थ कंबाइंड बड़ा है 124 बिलियन डॉलर सो फार दिस ईयर बिकॉज ऑफ एआई। यहाँ पे 96% ऑफ टोटल वेल्थ गेन है ये, ठीक है, बिलियनर्स इंडेक्स का। सबसे बड़े विनर्स कौन है, हुआंग, मार्क जकरबर्ग, जिनके मेटा प्लेटफॉर्म्स जिनका मेटा प्लेटफॉर्म सेकंड बेस्ट परफॉर्मर रहा है S&P 500 इंडेक्स पे आफ्टर एनवीडिया फॉर द सेकंड ईयर इन अ रो। स्टीव बॉलमर ने काफी अच्छा यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनरशिप के साथ और ओपन एआई की वजह से इंक्रीमेंट दिखाया। माइकल डेल ने काफी अच्छा यहाँ पे एआई इनिशिएटिव्स की वजह से जो डेल टेक्नोलॉजीज ने ली है, काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है अपने वेल्थ में। तो एआई सबसे बड़ा वेल्थ मेकर बन रहा है बिलियनर्स के लिए, राइट। तो वी कैन ऑल्सो लर्न कि यस, हमें भी इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी इन्वेस्टमेंट की कि हम कहीं पीछे ना रह जाए और हम भी अच्छी एआई एआई ओरिएंटेड जिनका बिजनेस हो उनमें इन्वेस्ट करें, जो एआई जिनका अडॉप्ट करने से या तो बहुत बड़ा फायदा हो जाए, राइट, बहुत बड़ी कॉस्ट सेविंग हो जाए, या तो फिर जो एआई से रिलेटेड एंसिलरीज बना रहे हो, एआई पे डिपेंडेंट ही कुछ बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर बना रहे हो जो कि बहुत बढ़िया कारगर हो सकता है किसी भी कंपनी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।